Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video और आई शुड से सीरीज़ जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं रस्ट। ये सीरीज़ थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है बिकॉज इसके अंदर हम रस्ट सीखेंगे इंक्लूडिंग मी। मैं भी साथ साथ रस्ट सीखूंगा एंड जितना भी मेरा थॉट प्रोसेस है, जितना भी मेरा लर्निंग प्रोसेस है, वो भी मैं साथ साथ शेयर करता रहूँगा। हम मिलकर रस्ट को सीखेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो अलॉन्ग। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड हमारा एंड गोल होगा दैट इस सीरीज़ के एंड में हमें रस्ट आती होगी। आई डोंट नो दैट ये कितनी वीडियोस में बनेगा, कितनी वीडियोस इट विल टेक, बट अल्टीमेट गोल ये कि दैट हमें रस्ट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते होंगे एंड हम एक रस्ट में सिंपल CLI एप्लीकेशंस बना सकते हैं, थोड़े से और एडवांस एप्लीकेशंस लाइक वेब सर्वर, एक CLI एप्लीकेशन। तो कुछ इस तरह के बेसिक प्रोजेक्ट्स हम बनाने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अलॉन्ग। तो जो भी चीज़ें होंगी, जो भी रिसोर्सेज होंगी, वो मैं सब आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट विद डे 0 ऑफ रस्ट। इस सीरीज़ के लिए हम फॉलो करने वाले हैं रस्ट की ऑफिशियल बुक। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम सिर्फ इसको फॉलो नहीं करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी आर रोड मैप काइंड ऑफ अ थिंग जिसको हम फॉलो करेंगे। साथ साथ में हम और भी रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे, बट दिस इज़ द ऑफिशियल रिसोर्स। बहुत ही प्यारा रिसोर्स है, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। लेट्स सी। रस्ट बुक जो आपको डॉक्यूमेंटेशन, इट्स काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन जो आपको ऑफिशियल पेज में मिल जाएगी, ऑफिशियल रस्ट के वेबसाइट पे मिल जाएगी एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 है वो भी थोड़ा सा दूर है। पहले यहाँ पे बात करते हैं दैट एक्चुअली में रस्ट है क्या। एंड मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था रस्ट के ऊपर, रस्ट फॉर जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स। जस्ट इन केस आपने नहीं देखा तो डू चेक आउट दैट वीडियो। इसके अंदर यू कैन सी दैट वी आर गोइंग टू इंस्टॉल रस्ट। ठीक है, दिस वर्जन ऑफ टेक्स्ट एज्यूम्स दैट आपके पास ऑलरेडी रस्ट है। आप देख सकते हैं दैट इसकी इंस्टॉलेशन हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू दी गेटिंग स्टार्टेड पेज। यहाँ पर व्हाट वी हैव इज लेट्स स्टार्ट दी रस्ट जर्नी। एंड इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम सीखेंगे दैट हम रस्ट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे लिनक्स, मैकओएस और विंडोज़ पे। हम अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने वाले हैं एंड हम देखेंगे दैट कार्गो क्या चीज़ है। यहाँ पे क्लिक करते हैं इंस्टॉलेशन के ऊपर। इंस्टॉलेशन के अंदर व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डाउनलोड रस्ट थ्रू समथिंग नोन एज रस्ट अप। रस्ट क्या करती है, रस्ट आपको एक CLI टूल देता है। लेट मी जस्ट एक्सपैंड दिस टू फुल स्क्रीन। ओके, रस्ट क्या करती है, रस्ट आपको एक CLI टूल देता है दैट इज़ रस्ट अप, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम अपने रस्ट के एसोसिएटेड टूल्स या फिर वर्जन्स को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रस्ट को अपडेट करना है, रस्ट को डाउनग्रेड करना है, रस्ट को अनइंस्टॉल करना है, इस रस्ट अप को हम यूज़ कर सकते हैं, विच ऑल मतलब जो क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली शिप होता है जब आप रस्ट को इंस्टॉल करोगे। The following steps, the following are the steps to install the latest stable version of Rust compiler. Rust stability guarantees ensure all the examples in this book are that compile will continue to compile with the newer Rust versions. This is a very good thing कि जितने भी इस बुक में examples डिस्कस की गई हैं तो वो सारी यहाँ पर वर्क करेंगी। एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नोटेशंस हैं दैट अगर हमने कहीं पे भी डॉलर यूज़ किया, इसका मतलब है दैट वो एक टर्मिनल की कमांड है, राइट। डॉलर एंड ऑल, वो चीज़ें हम देख लेंगे। दिस इज हाउ यू इंस्टॉल रस्ट इन दी मैकओएस। हमें इस कमांड को कॉपी करना है एंड मेक श्योर दैट हम इस डॉलर को कॉपी नहीं कर रहे हैं। कर्ल एंड हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक एस फाइल को कर्ल कर रहे हैं, मतलब कि एक सेटअप फाइल है एंड देन हम उसके आउटपुट को पाइप कर देंगे एस के ऊपर। जो भी कमांड है, आई मीन आप जस्ट उसको रन कर दीजिए। डन एंड एंटर। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी रस्ट इंस्टॉल्ड है, बट यू कैन सी दैट नाउ इट आस्क मी 3 क्वेश्चंस दैट प्रोसीड विद स्टैंडर्ड। आई जस्ट डू 1, 1 एंड एंटर। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरे लिए रस्ट इंस्टॉल कर देगा। यू कैन सी दैट रस्ट इज नाउ इंस्टॉल्ड। ग्रेट। ओके, रस्ट मेरे लिए इंस्टॉल हो चुकी है एंड यहाँ पर इट इज़ सेइंग टू कन्फिगर द करंट शेल यू नीड टू डू सोर्स, बट मेरे शेल में ऑलरेडी है। दैट्स फाइन। अब रस्ट हमारी हो चुकी है इंस्टॉल। अब हमें क्या करना है, अगर हम मैकओएस के ऊपर है, हमें यहाँ पर सी कंपाइलर को भी इंस्टॉल करना है। यू विल ऑल्सो नीड अ लिंकर विच इज़ अ प्रोग्राम दैट रस्ट यूजेज टू जॉइन इट्स कॉम्प्लिकेटेड आउटपुट्स इनटू वन ऑफ द फाइल. It is likely that you already have one. Okay, if you get a linker errors, you should install C compiler. Okay, हमें यहाँ पर C compiler को इंस्टॉल करना है। इस कमांड से हम macOS में इंस्टॉल कर सकते हैं। I'll just run this command and मेरे पास वैसे वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सॉफ्टवेयर अपडेट में, that's fine. Okay, इसको हम स्किप कर सकते हैं। एंड अगर आप एक लिनक्स यूज़र हो तो आपको GCC और C lang जो आपके बिल्ड एसेंशियल्स होते हैं, जो आपका GCC कमांड होता है, वो आपको इंस्टॉल करना है। विंडोज़ के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना है, राइट, रस्ट lang। एंड यहाँ पर यू कैन सी दैट दिस इज़ द रस्ट lang फॉर ये बाय डिफ़ॉल्ट मैकओएस का दिखा रहा है बिकॉज आई एम ऑन मैक। लेकिन अगर आप इस पेज को विंडोज़ में ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे विंडोज़ की पूरी जो भी स्टेप्स है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, एंड मैंने एक बार विंडोज़ में भी इंस्टॉलेशन की थी, तो इट्स वेरी सिंपल। आपको बस सेटअप को डाउनलोड करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 जैसे हम करते हैं, एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड।
सो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं दैट क्या रस्ट इंस्टॉल हो चुकी है. सो हम यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे रस्ट सी. ओके, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ. रस्ट सी हाइफन हाइफन वर्जन. एंड इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरे को वर्जन मिलेगा दैट मैं रस्ट कंपाइलर का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ. सम वॉट लाइक जैसे हम नोड में करते थे ना, नोड हाइफन हाइफन वर्जन, सम वॉट लाइक दैट मुझे रस्ट का वर्जन मिल रहा है. तो अगर मुझे कुछ भी वर्जन मिल रहा है, इसका मतलब है दैट येस रस्ट की जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल है. अगर आपको कोई एरर आ रहा है या फिर आपको ये वर्जन या फिर कुछ भी वर्जन नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर इंस्टॉलेशन, राइट. एंड अब एक कमाल की चीज़, अपडेटिंग एंड अनइंस्टॉलिंग. याद है हमने शुरू में रस्ट अप की बात की थी यहाँ पे, रस्ट अप. तो जब हम रस्ट को इंस्टॉल करते हैं ना, वंस रस्ट इज इंस्टॉल्ड, सो रस्ट अप आपको अवेलेबल होता है. सो आई विल जस्ट टेल यू दैट अगर हम यहाँ पे रस्ट अप करते हैं, यू कैन सी दैट रस्ट अप इज वर्किंग. अगर हम यहाँ पे करते हैं रस्ट अप एंड यहाँ पे हम करेंगे अपडेट, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली रस्ट को अपडेट करता है. बट इन दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन सी दैट ऑलरेडी मेरी रस्ट अप टू डेट है, सो देयर वाज नो नीड इन दैट. एंड अगर आपको रस्ट को अनइंस्टॉल करना है, सो रस्ट अप सेल्फ अनइंस्टॉल, जो खुद को अनइंस्टॉल कर लेगा. So Rust up एक CLI tool है which is very handy to handle the Rust workloads. So once Rust is installed via Rust up, updating the newly versions is easy. From your shell, run the following update script. And one more thing, रस्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो आप लोकली भी ओपन कर सकते हो. कैसे, हमें ये कमांड को यूज़ करना, दैट इज रस्ट अप डॉक एंड एंटर. ये क्या करता है, ये कमांड क्या करेगी, यू कैन सी दैट इसने एक लोकल वर्जन स्पिन अप किया हमारी रस्ट डॉक्यूमेंटेशन का. यू कैन सी फाइल यूज़र पीयूष डॉट रस्ट अप. सो ये मेरे लोकल डायरेक्टरी में इसने क्या किया, एक पूरा रस्ट का जो एक लोकल वर्जन है हमारी बुक का, इसने वो ओपन कर दिया. ठीक है, सो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रस्ट अप डॉक. सो वेरी कूल. तो हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है. अब देखते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, हमारा फर्स्ट रस्ट का प्रोग्राम, विच इज़ गोइंग टू वेरी सिंपल. So now that you have installed Rust, it's time to write your first Rust program. It's traditional when learning a new language to write a little program that says hello world. तो भाई देखो यार, ये एक ट्रेडिशन है, राइट, ये एक कल्चर है दैट अगर आप कोई भी न्यू लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो आपको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना ही करना है. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो भाई आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो. ओके, सो यहाँ पर वन थिंग, दिस बुक एज्यूम्स दैट यू हैव बेसिक फेमिलियरिटी विद कमांड लाइन. सो ठीक है यार, इतना तो हमें आता है एंड हम कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो. एंड यहाँ पे हमें रस्ट एनालाइजर को इंस्टॉल करना है, तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको दिखा दूंगा. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट डायरेक्टरी. सो इन्होंने क्या बोला, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ मेरे रूट पे, दैट इज़ रस्ट लर्निंग्स. ओके, सो रस्ट लर्निंग CD करते हैं रस्ट लर्निंग के अंदर. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक डायरेक्टरी हमने बना लिया है. एंड इट डजेंट मैटर दैट आप अपनी डायरेक्टरी कहाँ बना रहे हो, दैट इज़ फाइन, तो हम कहीं पे भी बना सकते हैं. एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दिस इज़ फाइन, हमने एक डायरेक्टरी बनाया, हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे दैट इज़ main.rs. तो एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर फोल्डर को ना हमारे VS कोड में ओपन कर लेते हैं. सो कोड डॉट करने से ये है हमारा VS कोड विच इज़ राइट नाउ एम्प्टी. अब VS कोड के अंदर मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ जो आपको इंस्टॉल करनी है, दैट इज़ रस्ट एनालाइजर. तो जैसे आप रस्ट को सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर यू विल हैव समथिंग नोन एज रस्ट एनालाइजर. सो या, सो दिस एक्सटेंशन, सॉरी नॉट दिस एक्सटेंशन, ये वाली एक्सटेंशन. तो ये वाली एक्सटेंशन जो है रस्ट एनालाइजर वाली, विच इज़ फ्रॉम द ऑफिशियल रस्ट लैंग, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो. यू कैन सी आई ऑलरेडी हैव इट इंस्टॉल्ड. ओके, सो अब हमें यहाँ पर एक main.rs फाइल बनाना है. सो RS एक्सटेंशन है रस्ट फाइल्स के लिए, एंड yes फाइल का नाम मेन ही होना चाहिए. ओके, Node.js के जैसा नहीं है कि आप कोई भी फाइल बना सकते हो. Node.js में भी जैसे होता है ना, हम किसी फोल्डर से इंडेक्स फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, सिमिलरली हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक main.rs फाइल बनाना है. आप कोई और फाइल भी बना सकते हो, बिकॉज अभी हम प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं गए, बट इट्स अ कन्वेंशन दैट हम इसको main.rs बनाए. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आप hello world.rs, hello world rs, यू कैन ऑल्सो डू दैट. ओके, बट एज अ कन्वेंशन इट यूज टू डू अंडरस्कोर टू सेपरेट. कन्वेंशंस को पढ़ते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Let's make a new source file and call it main.rs. Rust always ends with the rs extension. ठीक है, so rs is for Rust. If you are using more than one word in your file name, the convention is to use underscore to separate them. मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जो 2 वर्ड से बन रहा है, तो उसको अंडरस्कोर से आप सेपरेट आउट कर सकते हो. इट्स अ कन्वेंशन. ओके, नाउ ओपन दी main.rs फाइल एंड इसके अंदर हमें ये कोड डालना है. सो एक कोड बहुत सिंपल है, दैट इज़ लाइक fn फॉर अ फंक्शन. हमें यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाना है एंड यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट ln क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन, बिकॉज इट्स अ मैक्रो. ठीक है, ये मैक्रोज होते हैं, फंक्शन नहीं होता, इट्स अ मैक्रो. एंड हेलो वर्ल्ड को हम कॉपी कर लेते हैं, हेलो कॉमा वर्ल्ड, बिकॉज आई एम वेरी लेजी टू राइट इट, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. सो ये है हमारा फर्स्ट कोड जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया मेन, एंड इसके अंदर एक मैक्रो लिया एंड हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया.
अब देखते हैं दैट इसको रन कैसे कर सकते हैं। सो रस्ट रन करने के लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर जब हमने ये फाइल को सेव कर लिया, ऑन लिनक्स और मैक ओएस एंटर द फॉलोइंग कमांड। सो हम रस्ट सी मतलब कि रस्ट कंपाइलर का यूज़ करेंगे पहले इस फाइल को कंपाइल करने के लिए। सो इस फाइल को कंपाइल करना है, रस्ट सी, फाइल का नाम क्या है main.rs एंड एंटर। सो रस्ट क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, राइट। इसको पहले कंपाइल करना होता है। सो यू कैन सी दैट मेरी जो ये फाइल थी मैंने इसको कंपाइल किया एंड ये मेरी एक आउटपुट फाइल बन गई जिसको हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। अब ये जो मेन फाइल बनी, जो कंपाइल होने के बाद बनी, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रन कर सकते हैं। कैसे? मैक और लिनक्स के लिए ये है कमांड, तो यानी कि सिंपल डॉट स्लैश और फाइल का नाम एंड एंटर। यू कैन सी दैट ये फाइल रन कर रही है। विंडोज़ के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, विंडोज़ में exe फाइल बनाएगा, यू कैन डू डॉट फॉरवर्ड बैक स्लैश मेन डॉट exe। ओके, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है विंडोज़ के लिए, यू कैन सी हेयर। सो इस तरह से आपको विंडोज़ में रन करना है। सो इसमें क्या होता है, रस्ट में क्या होता है कि जैसे आप कोड लिख रहे हो, अगर आपके कोड में कोई गलती है, लेट से हम यहाँ पर ना एक गलती कर देते हैं, मैंने यहाँ पर ना लेट लिख दिया, ये गलत है, राइट। मैंने यहाँ पे लेट ऐसा कुछ लिख दिया जो कि गलत है। अगर मैं इस गलत कोड को कंपाइल करने का ट्राई करूँगा तो मेरा कोड कंपाइल ही नहीं होगा। यू कैन सी इसने बोला कि भाई तुम कुछ गलती कर रहे हो, राइट, हमारे कोड में कुछ गलती है, तो ये कोड कंपाइल ही नहीं करेगा। जिससे क्या होगा, ज़्यादातर जो हमारे प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं, सिंटेक्स एरर्स या फिर कुछ भी एरर्स, वो हमें कंपाइल टाइम पर ही पता लग जाएंगे। सो इसका मतलब दैट अगर मैं अभी भी अपने मेन को रन करूँ, मेरा मेन रन कर रहा है, बिकॉज ये जो गलत कोड है ना, जो ये बगी कोड है या फिर जो ये इनवैलिड कोड है, ये कंपाइल ही नहीं हुआ। एंड लेट से मैंने इस कोड को तो ठीक कर दिया, राइट, मैंने इस कोड को ठीक कर दिया एंड मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के साथ एक और वर्ड लगा दिया, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। ओके, एंड मैंने इसको कंपाइल नहीं किया, मैंने डायरेक्टली हमारी मेन फाइल को रन किया। सो व्हाट यू विल नोटिस दैट अभी भी वो हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है, बिकॉज मैंने सोर्स कोड को तो चेंज कर दिया, बट क्या मैंने उसको दोबारा से कंपाइल किया? नहीं। सो मतलब कि हम जब भी कोड को चेंज करेंगे हमें उसको वापस से कंपाइल करना है। सो main.rs फाइल को कंपाइल करो। जब वो फाइल कंपाइल होगी, वो दोबारा से चेक करेगा तुम्हारे कोड में कोई एरर तो नहीं है, वो फाइल कंपाइल होगी। अब हमारी मेन फाइल जो है वो न्यू सोर्स कोड से कंपाइल हो चुकी है एंड नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग द न्यू आउटपुट। सो इस तरह से हम रस्ट या फिर कोई भी और कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के साथ काम करते हैं, वेदर इट्स जावा, वेदर इट्स सी और सी प्लस प्लस। तो उनको हम पहले कंपाइल करते हैं, अगर कुछ एरर होता है कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा, हमें एरर आएगा एंड इफ एवरीथिंग इज ओके ओनली देन वी कैन रन इट। ओके, सो रिगार्डलेस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड शुड प्रिंट ऑन द टर्मिनल। इफ यू डोंट सी द आउटपुट रेफर बैक टू द ट्रबल शूटिंग। तो अगर आपको ये दिख रहा है दैट्स गुड, अगर नहीं तो इसका मतलब आपकी इंस्टॉलेशन में कुछ तो प्रॉब्लम है। इफ हेलो वर्ल्ड डिड प्रिंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ऑफिशियली रिटन अ रस्ट प्रोग्रामर, दैट मेक्स यू अ रस्ट प्रोग्रामर। सो भाई अब आप बन चुके हो रस्ट प्रोग्रामर एंड आप अपने लिंक्डइन पे जाके अगर अपडेट करना चाहते हो दैट आई एम अ रस्ट प्रोग्रामर, या फिर आप अपने स्किल्स में रस्ट डालना चाहते हो, अपने सीवी में रस्ट डालना चाहते हो, सो इसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, ठीक है। सो ऑन यू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनाटमी पार्ट। अनाटमी क्या कहती है, लेट्स रिव्यू दिस कोड। ओके, सो हेयर इज़ द फर्स्ट पीस। तो हमने जो हमारा कोड है इसको समझने का ट्राई करते हैं। सो हमने क्या किया, हमने एक एफ एन मेन इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया, राइट। These lines define the function named as main। तो हमने एक main function बनाया। The main function is special. It is always the first code that runs in every executable Rust program. Here, the first line declares the function named main that has no parameters and returns nothing. If there were parameters, they would go inside the parentheses. इसका क्या मतलब, that रस्ट का जो कंपाइलर है, जब हम रस्ट को रन करते हैं तो रस्ट को जब हम रन करते हैं वो हमेशा इस मेन फंक्शन को रन करता है, वो हमेशा इस मेन फंक्शन को रन करेगा। ओके, क्या हम इस मेन की जगह कोई और फंक्शन बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेन विद अ डबल एन? नहीं बना सकते। अगर आप इसको कंपाइल करोगे यू कैन सी इट सेज भाई मेरे को मेन फंक्शन चाहिए। एंड लेट्स से अगर मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, मैंने एक और फंक्शन बनाया टेस्ट। ओके, मैंने एक टेस्ट फंक्शन बना लिया एंड इस टेस्ट फंक्शन के अंदर मैंने एक कोड डाल दिया। सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट ये कोड सही से कंपाइल भी होगा। ओके, और ये एक वार्निंग दे रहा है कि भाई तुमने एक टेस्ट फंक्शन बनाया जिसको तुमने कभी यूज़ नहीं किया, इट्स जस्ट अ वार्निंग, दैट्स फाइन। एंड अगर मैं रन करूँगा यू कैन सी नथिंग इज ऑन द स्क्रीन, बिकॉज रस्ट क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ इस मेन फंक्शन को ही रन करेगी। इस मेन फंक्शन के अंदर से हम बाकी चीज़ों को रन कर सकते हैं, बट एज फ्रॉम द रस्ट परस्पेक्टिव सिर्फ मेन फंक्शन ही रन होगा। अगर आप सी प्लस प्लस या फिर जावा के बैकग्राउंड से यू कैन रेजोनेट कि वहाँ पर भी हम एक इंट मेन बनाते थे, राइट। सो सिमिलरली हमें यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाना होता है। सो यहाँ पे यू कैन सी द मेन फंक्शन इज स्पेशल, इट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट कोड दैट रन्स इन एवरी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। सो हमें अपनी मेन फाइल के अंदर मेन फंक्शन बनाना ही होगा।
नाइस, ओके, सो दिस इज़ फाइन। द फंक्शन बॉडी इज़ द रैप, सो यहाँ पे ये हमारा रैपर है जिसके अंदर हम अपनी बॉडी को रैप करेंगे। रस्ट रिक्वायर्स कर्ली ब्रेसेस अराउंड द फंक्शंस, ठीक है। इट इज़ अ गुड स्टाइल टू प्लेस द ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस ऑन द सेम लाइन ऑफ द कोड। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रस्ट क्या कह रही है कि यार इस तरह से मत करो, ओके, इस तरह से भी चलेगा, अगर आप इस तरह से देखो कंपाइल करते हो और इसको चलाते हो चलेगा, लेकिन ना रस्ट की जो कन्वेंशन है, रस्ट कहती है यार ये ना एक अच्छा स्टाइल नहीं है, इट्स गुड स्टाइल क्या है कि भाई इसका जो ये ओपनिंग ब्रेस है ना, इसको ना आप इसके सामने ही रखो, एंड पर्सनली मैं भी यही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। सो जो फंक्शन है उसका जो फर्स्ट ओपनिंग ब्रेस है ना, वो एक स्पेस के साथ उसी लाइन के ऊपर होना चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। वैसे तो इसमें एरर नहीं आएगा, इट्स योर प्रेफरेंस, बट हमेशा जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, हमें हमेशा उनका स्टाइल अपनाना चाहिए, दैट उनकी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है उनका जो कन्वेंशन है वो क्या कहता है, ओके। सो इनका कन्वेंशन क्या कहता है कि भाई जो ओपनिंग कर्ली ब्रेस है उसको सेम लाइन पे रखो जैसे कि फंक्शन डिक्लेरेशन है, एडिंग वन स्पेस बिटवीन, तो हम भी यही फॉलो करेंगे। If you want to stick to the standard style across the Rust projects, you can use an automatic formatting tool Rust FMT. So this is very cool thing. So यहाँ पर हमारे पास एक टूल होता है that is Rust FMT. So Rust FMT क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देता है। So अगर हम बोलते हैं Rust FMT main.rs, तो ये हमारे कोड को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैंने इसको यहाँ पे डाला, ओके, एंटर किया, एंड मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल रखे हैं। सो जैसे मैं इस रस्ट FMT को रन करूँगा, यू कैन सी एवरीथिंग इज फॉर्मेटेड। एंड ये किस बेसिस पे फॉर्मेट करता है, जो भी इनका व्हाट स्टैंडर्ड स्टाइल है, ओके। सो रस्ट FMT को हम यूज़ कर सकते हैं टू फॉर्मेट द कोड, जैसे हमारे पास प्रिटेयर होता है ना, उस तरीके का कुछ। सो मोर ऑन रस्ट FMT इन अपेंडिक्स डी, द रस्ट टीम हैज़ इंक्लूडेड दिस टूल विद द रस्ट standard rust distribution as rust C is, so it should already be installed on your computer. Cool. सो अगला पार्ट देखते हैं। सो मेन के अंदर हमने मेन फंक्शन को समझ लिया, अब हमारे पास है प्रिंट एलन, ओके, प्रिंट एलन। सो दिस लाइन डज ऑल द वर्क इन दिस लिटिल प्रोग्राम, इट प्रिंट्स द टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, एंड देर आर फोर इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू नोटिस हियर। फर्स्ट, रस्ट स्टाइल इज टू इंडेंट विथ 4 स्पेसेस, नॉट अ टैब। सो रस्ट क्या कहते हैं कि भाई जो ये इंडेंटेशन है ना, ये 4 स्पेसेस की, अगर आप देखोगे 1 2 3 4, ये टैब यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर ये टैब नहीं है, ओके, इट्स नॉट अ टैब, ओके। सो अभी मैंने क्या किया, अभी ये टैब है। सो दे आर सेइंग दैट इट्स रस्ट स्टाइल इज टू इंडेंट विथ 4 स्पेसेस, फाइन। सेकेंड, प्रिंट एलन कॉल्स अ रस्ट मैक्रो, ओके, ये मैक्रो है। यहाँ पर जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है ना यहाँ पे बीच में, ये एक मैक्रो है। अगर ये नहीं होता तो ये एक फंक्शन कॉल है, लेकिन यहाँ पे बीच में एक एक्सक्लेमेशन मार्क है जो कि एक मैक्रो है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। सो ये एक मैक्रो होता है। सो इफ़ इट हैड कॉल्ड द फंक्शन इंस्टेड, इट वुड बी एंटर्ड एज println विदाउट द एक्सक्लेमेशन। तो मतलब कि अगर ये एक फंक्शन होता तो हम इसको बिना एक्सक्लेमेशन मार्क के रन करते। विल डिस्कस द रस्ट मैक्रोज डिटेल इन चैप्टर नंबर 19. फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो दैट यूजिंग अ exclamation mark means that you are calling a macro instead of a normal function, and that macros don't always follow the same rules as the function. ठीक है, तो ये एक मैक्रो है। और थर्ड, यू विल सी दी हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग, वी पास द स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट टू द println मैक्रो, एंड द स्ट्रिंग इज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। फोर्थ, वी एंड दी लाइन विथ सेमीकॉलन। सो यहाँ पे हमने एक सेमीकॉलन लगाया टू एंड दिस पर्टिकुलर लाइन, विच इंडिकेट्स दैट दिस एक्सप्रेशन इज ओवर एंड नेक्स्ट वन इज रेडी टू बी बिगिन। मोस्ट लाइन्स इन रस्ट कोड एंड्स विद अ सेमीकॉलन। सो इस तरह से ये हमारा कोड बना है, ठीक है। तो एक मैक्रो है। मैक्रो का मैं ऊपर से एक मीनिंग बताता हूँ। मैक्रो का क्या होता है, प्री सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सो लेट्स से अगर मैंने बोला प्रिंट एलन, तो जो भी उसका प्री कोड लिखा हुआ है टीम ने, वो सारा का सारा कोड यहाँ पे कॉपी होगा, सारा का सारा कोड यहाँ पर आएगा और वो इसको प्रिंट करके जाएगा। सो चैप्टर नंबर 19 में यू विल अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सेल भी आता है, यू नो व्हाट मैक्रोस इज, काइंड ऑफ लाइक एन, वो एक तरह का ऑटोमेटेड स्टेप्स होते हैं जो सीक्वेंस में रन करते हैं। कंपाइलिंग एंड रनिंग आर सेपरेट स्टेप्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाइल एक सेपरेट स्टेप है, रन एक सेपरेट स्टेप है। you have just run a newly created program, so let's examine. So यहाँ पे क्या है, before running a Rust program you must compile it using the Rust compiler. So Rust C से हमें पहले उसको compile करना चाहिए. If you have a C or C++ background, you will notice that this is similar to GCC, right? After compiling successfully, Rust outputs a binary executable. तो अगर ये कोड सही से compile हो जाता है, एक binary executable हमें मिल जाता है। And on Linux and macOS and PowerShell or Windows, you can see the executable by entering the ls command. So ls भी कर सकते हो आप यहाँ पे to see that I don't know, मैं यहाँ पे एक exclamation एक slash की डाल रहा हूँ. So you can see that ये है वो executable file. Okay.
सो दिस इज़ फाइन एंड यहाँ पे आप कमांड को देख सकते हो एंड इसको रन कैसे करना है. अगर आप लिनक्स पे या मैक ओएस पे तो इस तरह से, एंड अगर आप विंडोज़ पे हो तो इस तरह से आप इसको रन कर सकते हो. If your main.rs is your hello world program that prints this on your terminal, okay? If you're more familiar with the dynamic language such as Ruby, Python or JavaScript, you might not be used to compiling and running the program as a separate step. JavaScript में क्या होता है, अगर आपके पास कोई JavaScript की फाइल है आप उसको डायरेक्टली रन कर देते हो, नोड फाइल का नाम, उसमें हमें ना कंपाइल नहीं करना पड़ता, राइट? लेकिन रस्ट इज़ अहेड ऑफ टाइम कंपाइल लैंग्वेज, meaning you can compile a program and give the executable to someone else and they can run it even without having Rust installed. Node.js के केस में क्या होता है, अगर मैंने कोई जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिखा है एंड मैं आपको जावास्क्रिप्ट फाइल दूंगा, सबसे पहली चीज़ विच इज़ अ सोर्स कोड, एंड आपके मशीन में भी Node.js या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई भी एक इन्वायरमेंट इंस्टॉल्ड होना चाहिए टू रन दैट. लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है. इस केस में क्या है कि आपने जब एक बार उसको एग्जीक्यूटेबल बना लिया, आपने जब एक बार बाइनरी बना लिया, जो डेवलपर ये बाइनरी बना रहा है उसके पास रस्ट इंस्टॉल्ड होना चाहिए. लेकिन अगर मैं ये बाइनरी किसी को देता हूँ तो वो इसको डायरेक्टली रन कर सकता है इवन विदाउट हैविंग रस्ट इंस्टॉल्ड. एंड कोई भी इसमें से सोर्स कोड को तो देख ही नहीं सकता दैट सोर्स कोड क्या था. सो इट्स वेरी कूल. इफ़ यू गिव समवन अ .rbpy फाइल, they need to have Ruby, Python or JavaScript implementation installed, of course, and but in those languages you only need one command to compile and run program. Everything is a trade-off in language design. So this is very important line. हर लैंग्वेज में या हर एक लैंग्वेज डिज़ाइन में कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं. सो उसमें ट्रेड ऑफ क्या है कि यार वो मतलब उसमें ट्रेड ऑफ नहीं है, दैट्स वेरी इजी. इसमें ट्रेड ऑफ क्या है कि अगर आप कंपाइल करते हो आपको एरर्स पहले पता लग जाते हैं. उसमें एरर्स आप जावास्क्रिप्ट में आपके पास जो एरर्स आएंगे वो रन टाइम पे आएंगे, यहाँ पर आपके पास पहले ही एरर्स आ जाएंगे. लेकिन ट्रेड ऑफ क्या, आपके पास एक एक्स्ट्रा स्टेप है. सो जस्ट कंपाइलिंग विद रस्ट सी इज़ फाइन फॉर सिंपलर प्रोग्राम, बट एज योर प्रोजेक्ट ग्रोज यू वांट टू मैनेज ऑल द ऑप्शंस एंड मेक इट ईजी टू शेयर द कोड. सो हम यहाँ पर कार्गो एक टूल को टच करेंगे. सो वॉट दे आर सिंग इज कि जैसे से आपका प्रोजेक्ट ग्रो होगा, जैसे से आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा, तो रस्ट सी बहुत मुश्किल हो जाएगा यूज़ करना, राइट? सो उस केस में वी विल यूज़ कार्गो, जो एक इनका टूल है. सो यू कैन सी दैट दिस इज द कार्गो टूल. सो कार्गो टूल काइंड ऑफ npm जैसा है, जैसे npm इंस्टॉल npm init करते हैं, सिमिलरली हमारे पास कार्गो है. सो कार्गो इज अ रस्ट बिल्ड सिस्टम एंड पैकेज मैनेजर. मोस्ट रस्टेशियंस क्या होता है, जो प्रोग्रामर्स रस्ट में काम करते हैं उनको रस्टेशियंस कहते हैं. एंड हमारा गोल क्या है, हमें रस्टेशियन बनना है. So most Rustaceans use this tool to manage their Rust projects because Cargo handles a lot of tasks for you, such as building the code, downloading the libraries, dependencies, building those libraries. And इसके अंदर we call the libraries that your code needs depends. So मतलब Cargo काफ़ी चीज़ें handle करता है just like npm. This simplest Rust programs like ones we have written so far do not have any dependencies. इसका क्या मतलब कि देखो हमारे कोड के अंदर ना हमने कोई भी एक्सटर्नल पैकेज या एक्सटर्नल डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं की है, तो हमारे प्रोग्राम में हमें कार्गो की ज़रूरत नहीं है. बट अगर हम कोई बड़ा एक सीरियस प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे वी नीड इट. ओके, सो इफ़ वी हैड बिल्ड द हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट विद कार्गो, it would only use the parts of cargo that handles building the code. As you write more complex Rust programs, you will add dependencies, and if you start a project using cargo, adding dependencies will be much more easier to do. So that is one thing. Because the vast majority of Rust projects use cargo, the rest of the book assumes that you are using cargo too. Cargo comes installed with Rust if you use the official installers. तो कार्गो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है अगर हमने रस्ट को इंस्टॉल किया होगा ऑफिशियल इंस्टॉलर से. यू कैन सी अगर हम यहाँ पे कार्गो हाइफन वर्जन कर रहे हैं, यू कैन सी दैट आई हैव कार्गो इंस्टॉल्ड. तो अभी हमने रस्ट को इंस्टॉल किया था तो कार्गो भी इंस्टॉल हो गया. इफ़ यू इंस्टॉल रस्ट थ्रू सम अदर मीन्स चेक वेदर द कार्गो. सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके पास कार्गो चल रहा है या नहीं. सो इफ़ यू सी एनी वर्जन नंबर यू हैव इट. इफ़ यू सी एनी एरर देन यू हैव टू इंस्टॉल द कार्गो सेपरेटली. ओके, सो कार्गो का मैं कुछ कमांड दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, कार्गो को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं. कैसे? Let's create a new project using Cargo and look at how it differs from the original Hello World. Navigate back to the project directory and यहाँ पर हम करेंगे Cargo new Hello Cargo. So यहाँ पर हम एक कमांड का यूज़ कर रहे हैं, that is Cargo new and हमारे प्रोजेक्ट का नेम. ये क्या करता है ऑटोमेटिकली, यू कैन सी इसने मेरे लिए एक फोल्डर बनाया, इसने मेरे लिए गिट इग्नोर फाइल बनाया, इसने मेरे लिए cargo.toml जैसे package.json फाइल होता है ना, सो cargo.toml फाइल बनाया, इसने मेरे लिए एक सोर्स फोल्डर बनाया, सोर्स के अंदर main.rs बनाया एंड जिसके अंदर हमारे पास सेम कोड है. सो यू कैन सी दैट जब हम कार्गो को यूज़ करते हैं, द फर्स्ट कमांड क्रिएट्स अ न्यू डायरेक्टरी एंड प्रोजेक्ट कॉल्ड हेलो कार्गो. वी हैव नेम्ड आवर प्रोजेक्ट हेलो अंडरस्कोर कार्गो. याद रखना कन्वेंशन अंडरस्कोर. कार्गो क्रिएट्स इट्स फाइल्स इन द डायरेक्टली इन द सेम फाइल.
Go into one of the hello cargo directory and list all the files. You will see cargo has generated 2 files, right? So cargo toml generate किया, src generate किया, and src के अंदर main है and एक git ignore file भी है. It has also initialized a new git repository. So उसने हमारे इस particular folder के अंदर git init भी कर दिया. तो git init भी हो गया. So git files won't be generated if you run cargo new with if you already have a git, right? Won't be generated if you run cargo new with an existing git repository. तो smart है. एंड आप यहाँ पर वी को ओवरराइड भी कर सकते हो, बट कॉमनली हम वर्जन कंट्रोलिंग के लिए गेट यूज़ करते हैं, सो नो नीड. कार्गो टॉमल फाइल को रीड करते हैं. सो कार्गो टॉमल क्या है? टॉमल का मतलब होता है टॉम्स ऑब्वियस मिनिमल लैंग्वेज. ओके, सो ये एक एक्सटेंशन है. सो टॉमल के अंदर यू कैन सी दैट ये है टॉमल की फुल फॉर्म टॉम्स ऑब्वियस मिनिमल लैंग्वेज. सो इसके अंदर ना हमारे पैकेज का ये जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है. फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट ये जो पैकेज है इसका नेम क्या है, इसका वर्जन क्या है, इसका एडिशन क्या है. एंड अभी हमारे पैकेज के अभी हमारा जो ये कोड है इसके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है. सो यू कैन सी डिपेंडेंसीज का जो सेक्शन है वो खाली है. ओके, सो ये एक तरह की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है. सो अगर आपको Node.js आता है तो यू नो पैकेज और JSON वाली चीज़ है. द फर्स्ट लाइन पैकेज इज अ सेक्शन हेडिंग दैट इंडिकेट्स दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कॉन्फ़िगरिंग अ पैकेज. सो पैकेज हेडिंग है, सेक्शन की हेडिंग, एंड ये सारे पैकेजिंग की वैल्यूज है. ठीक है, द फर्स्ट लाइन पैकेज इज अ सेक्शन हेडिंग, सो दिस इज फाइन. The next 3 lines is a set of configurations that Cargo needs to compile the program, the name, version and the edition of Rust we use. Okay, so edition के बारे में बाद में यूज़ करेंगे, बाद में देखेंगे. The last line is dependencies is the section where you want to list any dependencies for your project. So जैसे से अब मेरे को dependencies चाहिए होंगी तो हम यहाँ पे dependencies ऐड करते जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी dependency नहीं है. And in Rust packages of codes are referred to as crates. So this is very important, जो chapter 2 में हम डिस्कस करेंगे. We won't need any other crates for this project, but we will in the first project of chapter 2. So we'll use this dependency section then. तो chapter 2 मतलब कि next वीडियो के अंदर हम देखेंगे crates क्या होता है, किस तरह से हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं. सो यहाँ पे यू कैन सी दैट src के अंदर main.rs के अंदर ये इसने एक फाइल जनरेट की विच इज़ काइंड ऑफ लाइक सिमिलर. अब इसको रन कैसे करना है, इसने हेलो वर्ल्ड तो जनरेट कर दिया. एंड यहाँ पर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन आर प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट दैट कार्गो क्रिएटेड. उसमें डिफरेंस क्या है दैट हमारे पास एक तो src डायरेक्टरी एंड एक cargo.toml फाइल है. कार्गो एक्सपेक्ट्स योर सोर्स फाइल्स टू लिव इनसाइड द सोर्स डायरेक्टरी. मतलब कि जब आप कार्गो से प्रोजेक्ट बनाते हो, कार्गो एक्सपेक्ट करेगा कि आपके सारी जो रूट फाइल्स हैं, सॉरी जो आपकी सोर्स फाइल्स हैं, सोर्स कोड फाइल्स हैं, वो सोर्स कोड के अंदर होगी, सोर्स डायरेक्टरी के अंदर होगी. द टॉप लेवल प्रोजेक्ट डायरेक्टरी इज जस्ट फॉर रीडमी फाइल्स, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन वगैरह, जो भी आपको एक्स्ट्रा फाइल्स रखनी है अपार्ट फ्रॉम द सोर्स कोड. ठीक है, सो जितना भी हमारा कोड होगा वो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर जाएगा. इसके बाहर बाकी की चीज़ें होंगी, जैसे कोई रीडमी फाइल बना लिया, कोई लाइसेंस फाइल बना लिया, जो हमारे सोर्स कोड की फाइल्स नहीं है. ओके, so this is what they have written and not related to your code. Using Cargo helps you organize your project. So this is very true. If you have started a project that doesn't use Cargo as we did, you can convert it to project that uses Cargo, move the project into. तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो कार्गो यूज़ नहीं कर रहा लेकिन अब आपको कार्गो यूज़ करना है, तो वो कह रहे हैं भाई एक फ़ोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर सोर्स फोल्डर बनाओ, सारा अपना जो कोड है वो सोर्स के अंदर मूव कर दो और उसकी cargo.toml फाइल आप मैनुअली बना दो. सो दिस इज़ वॉट दे आर सेइंग. सो यहाँ पर अब हम कुछ कमांड्स को देख लेते हैं. सो यू कैन सी दैट अगर हम यहाँ पर ls करते हैं, सो आई हैव दिस हेलो कार्गो फोल्डर मेन एंड main.rs. cd करते हैं हमारे हेलो कार्गो के अंदर एंड ls करेंगे, तो यू कैन सी दैट अभी मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ. सो यहाँ पर एक कमांड हम कर सकते हैं कार्गो बिल्ड, जो क्या करेगा ऑटोमेटिकली मेरे कोड को बिल्ड कर देगा. मेरे को रस्ट सी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है. कार्गो बिल्ड ऑटोमेटिकली सोर्स फोल्डर के अंदर जाएगा, main.rs को उठाएगा, मेन फंक्शन को देखेगा, वो उसको कंपाइल कर देगा. एंड कंपाइल करने के बाद वो क्या करेगा, वो एक टारगेट नाम का फोल्डर बनाता है जिसको हम गिट पे पुश नहीं करते. ठीक है, टारगेट के अंदर यू कैन सी दैट इसने एक डीबग फोल्डर बनाया एंड इसके अंदर ये हेलो कार्गो देख रहे हो, ये है हमारी वो बाइनरी फाइल. जैसे हमने पहले ये मेन फाइल बनाई थी, ये है वो बाइनरी फाइल. सो आई कैन जस्ट से ./target debug के अंदर hello_cargo. यू कैन सी आई एम गेटिंग हेलो वर्ल्ड. यू माइट बी वंडरिंग कि पीयूष इसने इतना अंदर जाके एक टारगेट डीबग के अंदर जाके फाइल क्यों बनाई. सो आई विल टेल यू. This command creates an executable file in target debug hello cargo or target debug exe अगर आप विंडोज पे हो, rather than in your current directory because the default build is a debug build. ये जो build है ना, it's a debug build, ये production build नहीं है. Cargo puts the binary in a directory named debug. You can run this executable with this command, जैसे हमने अभी रन किया. And if all goes well, hello world should be printed on the terminal. तो अभी हमने
क्या किया, जैसे हमने कार्गो बिल्ड किया, इसने इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, दैट इज़ दिस टारगेट डीबग के अंदर इसने एक बाइनरी बनाया, हमने उसको रन किया एंड हमें हेलो वर्ल्ड मिला. सो दिस इज़ फाइन फॉर द फर्स्ट टाइम. इट sorry, if all goes well, hello world should be printed on the terminal. Running cargo build for the first time also causes cargo to create a new file at the top level, that is cargo.log. so you can see एक और फाइल बनी, दैट इज cargo.log, एंड इस फाइल को हम कभी भी टच नहीं करेंगे. दिस इज एन ऑटोमेटिक जनरेटर फाइल. दिस फाइल कीप्स अ ट्रैक ऑफ एग्जैक्ट वर्जन ऑफ डिपेंडेंसीज इन योर प्रोजेक्ट. तो जब हम डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे तब हम इस फाइल को टच करें, तब हम इस फाइल को देखेंगे दैट क्या है ये फाइल. सिमिलर टू समथिंग नोन एज package-log.json. दिस प्रोजेक्ट डजेंट हैव एनी डिपेंडेंसीज. तो ये जो फाइल है ये अभी फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है. एंड कभी भी हम इस फाइल को मैनुअली चेंज नहीं करेंगे, ये इसको कार्गो इंटरनली मैनेज करता है. सो अभी हमने कार्गो बिल्ड किया, हमारा यहाँ पर एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल बना, लेकिन हर बार एक टारगेट फोल्डर में जाके डीबग में जाके उसको रन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो हम डायरेक्टली कार्गो रन कमांड का यूज़ कर सकते हैं, जो इंटरनली उसी डायरेक्टरी में जाएगा टारगेट डीबग एंड हेलो कार्गो, एंड उसको रन कर देगा. सो मतलब हमें बस करना क्या है, कार्गो रन ही तो करना है, ऑटोमेटिकली ये बिल्ड भी कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया, नॉट दिस वन, ये वाली फाइल है हेलो वर्ल्ड 1 2 3. तो अगर हम यहाँ पे करते हैं कार्गो रन, यू कैन सी इसने ऑटोमेटिकली कंपाइल भी कर लिया. देखो इसने कंपाइल भी किया, इसने कंपाइलेशन फिनिश किया, रन किया. लेकिन अगर इसको मैं दोबारा रन करूँगा, अब आप देखोगे कंपाइल नहीं किया. तो अगर हम अपना सोर्स कोड चेंज करते हैं तभी ये कंपाइल करता है. सो ऑटोमेटिकली कंपाइल, ऑटोमेटिकली रन. सो 2 स्टेप प्रोसेस यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, कार्गो वो हमें हैंडल कर लेता है. सो वी कैन यूज़ कार्गो रन टू कंपाइल द कोड एंड देन रन दी रिजल्टेंट एग्जीक्यूटेबल ऑल इन वन कमांड. सो कार्गो रन बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करना, रादर देन पहले हम करेंगे कार्गो बिल्ड कार्गो रन, या फिर पहले उसको रस्ट सी से कंपाइल करो या फिर उसको रन करो. सो कार्गो रन बहुत बढ़िया चीज़ है भाई. अगर तुमने कुछ सोर्स कोड में चेंज किया, मैं कंपाइल भी करूँगा, रन तो वो हर बार करेगा ही करेगा. एंड देन यूज़ द होल पाथ, दिस इज गुड. नोटिस दैट दिस टाइम वी डिडंट सी द आउटपुट इंडिकेटिंग कार्गो वॉज कंपाइलिंग. सी अगर हमने दोबारा किया, पहली बार कंपाइलिंग आया लेकिन दूसरी बार कभी कंपाइलिंग नहीं आया, बिकॉज हम सोर्स कोड को चेंज नहीं करें. कार्गो फिगर्ड आउट दैट द फाइल्स हैडंट चेंज्ड, सो डिडंट रीबिल्ड but just ran the binary. If you had modified the source code, Cargo will rebuild the project. So Cargo बहुत ही smart है. Cargo also provides a command called cargo check. So cargo check भी हम एक यूज़ कर सकते हैं कमांड, जो बस क्या करता है, चेक करता है कि तुम्हारा जो सोर्स कोड है वो सही है या नहीं. लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ गलती कर दूँ तो यहाँ पे एक गलती कर देते हैं. तो अगर हम कार्गो चेक करेंगे, गलती पकड़ ली लेकिन वो कंपाइल नहीं करता. सो कार्गो चेक को हम यूज़ कर सकते हैं. सो कार्गो दिस कमांड क्विकली चेक्स योर कोड एंड मेक श्योर इट कंपाइल्स बट डजंट प्रोड्यूस एनी एग्जीक्यूटेबल. इसका क्या फ़ायदा, अगर आप कोई CI/CD पाइपलाइन बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हो कि जब यूज़र अपना कोड पुश कर रहा है सर्वर पे, तो आप कार्गो चेक कमांड यूज़ कर सकते हो, जस्ट टू चेक दैट कुछ ख़राब तो नहीं होगा ना प्रोडक्शन पे, वो वाली चीज़. ठीक है. वाई वुड यू ओके, अगला क्वेश्चन ये आ गया, वाई वुड यू वांट टू डू एन एग्जीक्यूटेबल. ऑफन कार्गो चेक इज मच फास्टर देन कार्गो बिल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्गो चेक फास्टर है बिकॉज ये स्किप करता है प्रोड्यूसिंग एन एग्जीक्यूटेबल. इफ़ यू आर कॉन्टिन्यूसली चेकिंग योर वर्क वाइल यू आर राइटिंग द कोड, कार्गो चेक विल स्पीड अप द प्रोसेस. ओके. So this is one thing. Many stations use cargo check periodically as and when they write the program to make sure it compiles. Then run the cargo build once you are ready. So आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसको अपने CI/CD में भी यूज़ कर सकते हो. So हमने क्या सीखा, हमने कार्गो न्यू कमांड देखा टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, कार्गो बिल्ड देखा, कार्गो रन देखा, कार्गो चेक देखा, एंड हमें कार्गो का पता लगा दैट कार्गो कहाँ पर स्टोर करता है फाइल्स को, टारगेट डीबग के अंदर. And an additional advantage of using cargo is that commands are same no matter which operating system you are working on. तो अब आपको वो चीज़ नहीं करनी पड़ी .exe वाली, आपने बस कार्गो रन किया, इट रन्स. आपको विंडोज़ के लिए अलग पाथ और मैक के लिए अलग पाथ नहीं करना पड़ा. सो दिस इज़ वन थिंग. अब यहाँ पर ना एक लाइन थी दैट कार्गो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड्स फॉर डीबग, राइट. सो यहाँ पर ना एक लाइन थी बाय डिफ़ॉल्ट समथिंग, सर्च करें बाय डिफ़ॉल्ट या कुछ डिफ़ॉल्ट सर्च कर लेते हैं. सो बिकॉज द डिफ़ॉल्ट बिल्ड इज़ डीबग बिल्ड. तो ये ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, डीबग बिल्ड करता है. बट जब आपका प्रोजेक्ट फाइनली रेडी है ना, आपको करना चाहिए कार्गो बिल्ड हाइफन रिलीज़. ठीक है. जब मेरा ये फाइनल कोड रेडी है, ये क्या करेगा, टारगेट के अंदर एक रिलीज फाइल बनाएगा जिसके अंदर मेरा फिर से एग्जीक्यूटेबल होगा. दिस कमांड विल क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल टारगेट रिलीज इंस्टेड ऑफ डीबग. द ऑप्टिमाइजेशन मेक्स योर कोड फास्टर. तो ये कोड फास्टर है. सो यानी कि जब तक आप अपने लोकल में काम कर रहे हो, आप जस्ट कार्गो बिल्ड करो. लेकिन अगर आपको इसको पब्लिश करना है सर्वर पे या फिर आपको इसको रिलीज़ करना है, देन यू शुड यूज़ कार्गो बिल्ड रिलीज. बट टर्निंग देम ऑन लेंथन्स द टाइम टेकन. तो इसमें क्या है,
ये ज़्यादा टाइम लेगा, राइट? तो अगर आप डेवलपमेंट में इसको यूज़ करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम। अभी तो हमारा कोड ही बहुत छोटा है। सो जब हम डेवलप कर रहे हैं डेवलपमेंट मोड में, कार्गो बिल्ड यूज़ करो, बट वंस वी आर रेडी कार्गो बिल्ड रिलीज़ करके हम उसको कंपाइल कर सकते हैं, विच विल टेक मोर टाइम। लेकिन ये पर्टिकुलर जो रिलीज प्रोग्राम होगा ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा। दिस इज़ वाई देर आर टू डिफरेंट प्रोफाइल्स, वन फॉर डेवलपमेंट विच यू वॉन्ट टू बिल्ड क्विकली, रीबिल्ड क्विकली एंड ऑफन, एंड अनदर इज बिल्डिंग फाइनल प्रोग्राम जो आप यूज़र को दोगे। लेकिन इसमें क्या होगा, दिस विल रन वेरी फास्ट, लेकिन इसका कंपाइल टाइम स्लो है। So if you are benchmarking your code, be sure to run release. Okay, so benchmark मतलब अगर आप अपने कोड की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर दैट आप उसको रिलीज वर्जन पे कर रहे हो, नॉट द डीबग वर्जन। ठीक है, देन वी हैव कार्गो एज कन्वेंशन विद सिंपल प्रोजेक्ट। कार्गो डजंट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वैल्यू यूजिंग रसी, बट इट प्रूव्स इट वर्थ एज योर प्रोग्राम बिकम्स मोर intricate. Once program grows to multiple files or need dependency, it is much easier to use Cargo. Even though Hello Cargo project is simple, it now uses much of a real tooling you will use in the rest of the Rust career. In fact, to work on any existing project, you can use the following command. So check the source code. So you can see, तो इन्होंने and change the directory. So they are just saying कि मतलब कुछ एग्जिस्टिंग, जब तुम एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स पे काम करोगे तो यूजुअली वो कार्गो यूज़ कर रहे होंगे। सो रस्ट अब सीखा हमने, रस्ट को कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा, रस्सी देखा एंड हमने कार्गो को देखा। सो दिस वॉज बेसिकली आर चैप्टर 1। सो आई होप दैट बहुत ही एक सिंपल सा चैप्टर था, रस्ट के ऊपर एक इंट्रोडक्शन मिला होगा, रस्ट को कैसे रन करना है, कंपाइल करना है। सो इट वॉज़ वेरी फन। तो बताना दैट कैसा था पेस एंड कैसी लगी ये वीडियो। सो आई होप दैट आपने रस्ट के बारे में नई चीज़ें सीखी होंगी। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो एंड मिलते हैं हम आपको चैप्टर 2 में। सो विद दैट लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।